Hello students and welcome once again in today's class, and this is the fourth video part of French Revolution class 9 chapter first of history. So देखो लास्ट क्लास तक हमने ये देख लिया था कि जो आपके थर्ड स्टेट में से जो कॉमन मैन निकले थे या फिर जो मिडिल क्लास के लोग निकले थे वो कैसे निकले थे और उन्होंने किस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की प्रिपरेशन कर रहे थे वो, और साथ हमने ये भी देखा था जो किंग लुई 16 है वो किस तरह से टैक्स को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि जब मिडिल क्लास के लोगों को पता चला कि उनके ऊपर टैक्स बढ़ने वाला है किंग लुई 16 के द्वारा, तो उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या किया था। तो आज की क्लास हम यही देखने वाले हैं, जब मिडिल क्लास वालों को पता चला कि जो उनका किंग लुई 16 है वो उनके ऊपर टैक्स इंक्रीज करने वाला है, तो मिडिल क्लास वालों को क्या रिएक्शन रहता है और वो क्या करते हैं और कैसे रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सो लेट्स सी। तो देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग है वो है आपका द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब ये कि आज की क्लास हम ये देखेंगे कि फाइनली जो आपका किंग लुई 16 है और वहाँ के जो थर्ड ई स्टेट के जो मेंबर हैं यानी कि जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके बीच में रिवॉल्यूशन होना चालू हो जाता है। मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो रिवॉल्यूशन आज करने वाले हैं। तो कैसे करने वाले हैं, लेट्स सी। तो पहला पॉइंट इसके अंदर क्या कहता है, पहला पॉइंट इसके अंदर कहता है However, Louis XVI cannot increase tax alone. To do so, he had to call a meeting with representative of all East States. ठीक है, इस पॉइंट में क्या कहता है, इस पॉइंट में ये कहता है कि जो किंग लुई 16 है ना वो अकेले टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकता। जैसे हमने लास्ट क्लास में बोला था, बताया था, डिस्कस किया था कि जो किंग लुई 16 है वो टैक्स इंक्रीज करने की सोच रहा है थर्ड ईस्ट स्टेट के ऊपर, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि उसकी ट्रेजरी क्या है, खाली पड़ी हुई है, तो इसलिए टैक्स इंक्रीज करने की सोच रहा है। बट वो टैक्स अकेले इंक्रीज नहीं कर सकता, वो इतना बड़ा डिसीजन कि हमें टैक्स इंक्रीज करना है वो अकेले ये डिसीजन नहीं ले सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको, उसके लिए टैक्स बढ़ाने के लिए उसे एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी। किसके साथ वो मीटिंग होगी, वो मीटिंग होगी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल स्टेट। ठीक है, अब देखो ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल स्टेट का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके स्टेट है ना, तीन ही स्टेट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेट, तो तीनों ही स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाएगा। मतलब अगर टैक्स इंक्रीज अगर आपको करना है तो आप सारे ई स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाओ और उन्हीं से मीटिंग करो, उसके बाद टैक्स इंक्रीज होगा। अब रिप्रेजेंटेटिव मतलब जैसे फर्स्ट ई स्टेट के जितने भी लोग हैं उसमें से कोई एक व्यक्ति आ जाएगा, सेकंड ई स्टेट के जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ व्यक्ति आ जाएंगे जो सेकंड ई स्टेट की तरफ से होंगे, और थर्ड ई स्टेट है उनमें से कुछ लोग आ जाएंगे जो पूरे थर्ड ई स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ई स्टेट है जिनके साथ मीटिंग होगी लुई 16 की टैक्स बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बट ही कुड अलोन डिसाइड दैट व्हेन टू कॉल सच मीटिंग। ठीक है, लेकिन देखो ऐसी मीटिंग कब बुलानी है टैक्स को लेके या फिर किसी और चीज को लेके मीटिंग कब बुलानी है, ये किंग लुई 16 अकेले डिसाइड कर सकता है। King Louis XVI cannot decide alone that when he can increase tax, but he can decide alone that when he can call such meeting। ठीक है, मतलब किंग लुई 16 अकेले डिसाइड नहीं कर सकता कि उसका आज मन कर रहा है टैक्स बढ़ाने का तो आज टैक्स बढ़ा देगा, और टैक्स घटाने का कर रहा है तो फिर टैक्स घटा देगा, लेकिन वो अकेले डिसाइड कर सकता है कि हमें मीटिंग कब बुलानी है, तो वो डिसाइड कर लेता है मीटिंग बुलाने की। ठीक है, जो मीटिंग बुलाता है वो कब बुलाता है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि लास्ट मीटिंग कब हुई थी। तो ऐसी मीटिंग जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी। 1614 में आपकी लास्ट मीटिंग हुई थी इस तरह की, जब तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था किंग के साथ, और वो मीटिंग इसीलिए हुई थी क्योंकि उस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो जो ये वाली मीटिंग है, जो प्रेजेंट की जो मीटिंग है जो अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले होगी, वो मीटिंग कब बुलाई गई, तो ऑन 5 में 1789। देखो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि ऑन 5 में 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ ई स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्स। ठीक है, इस पॉइंट के अंदर ये कहता है कि 5 में 1789 को ही लुई 16 ने एक मीटिंग बुलाई। किसकी मीटिंग बुलाई थी, ई स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई थी। ई स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी किस लिए, ताकि वो न्यू टैक्स को यानी कि जो टैक्स इंक्रीज करने वाला है ना उस चीज को आगे बढ़ा सके, तो इसलिए उसने ई स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई थी। अब ये ई स्टेट जनरल क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया ना कि जो किंग लुई 16 मीटिंग बुलाएगा टैक्स बढ़ाने के लिए, उसमें कौन होंगे, उसमें सारे ई स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो जो ई स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना उसी को हम ई स्टेट जनरल कहते हैं। मतलब फर्स्ट ई स्टेट है उसमें से कुछ लोगों को चुन लिया जो फर्स्ट ई स्टेट की तरफ से बोलेंगे, सेकंड ई स्टेट है उसमें से कुछ लोग आ जाएंगे जो सेकंड ई स्टेट की तरफ से बोलेंगे, और थर्ड ई स्टेट है उसमें से कुछ लोग आ जाएंगे जो पूरे थर्ड ई स्टेट की तरफ से बोलेंगे। तो जो कुछ लोग आएंगे ना इसी को क्या कहा गया है, रिप्रेजेंटेटिव कहा गया, और इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव को ई स्टेट जनरल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जिनके साथ किंग लुई 16 की मीटिंग होगी ऑन द टॉपिक ऑफ टैक्स, हाउ टू इंक्रीज। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, देखो ये पॉइंट हमें ये बताएगा कि उस टाइम पे जो ये मीटिंग्स वगैरह होते थे या फिर जो बड़े बड़े डिसीजन वगैरह लिए जाते थे, तो इन मीटिंग का स्ट्रक्चर क्या होता था, मीटिंग में कितने लोग आते थे, कितने लोग नहीं आते थे, वोटिंग सिस्टम क्या होता था, किस तरह से वोट किए जाते थे, ये इस पॉइंट के अंदर बताया गया है।
तो उस टाइम पे जो मीटिंग होते थे उन मीटिंग का हम पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, क्या स्ट्रक्चर था। तो क्या कहता है कि तीनों ई स्टेट के मेंबर आते थे जनरल असेंबली, ठीक है, मीटिंग करने के लिए किंग के साथ। तो फर्स्ट ई स्टेट्स में से 300 मेंबर्स को बुलाया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ई स्टेट में से 300 मेंबर को बुलाया जाता था मीटिंग के लिए, सेकंड ई स्टेट में से भी 300 मेंबर्स को बुलाया जाता था मीटिंग के लिए, और थर्ड ई स्टेट में से 600 मेंबर्स को बुलाया जाता था। इनमें ज़्यादा मेंबर इसलिए बुलाए जाते थे क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा थी फ्रांस के अंदर। एज यू नो दैट 90% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज इंक्लूडेड थर्ड ई स्टेट ओनली, यानी जो कॉमनर्स थे वही ज़्यादा थे, तो इसलिए इनके मेंबर भी ज़्यादा आते थे किसी भी मीटिंग के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो इस तरह से एक मीटिंग स्ट्रक्चर था। फर्स्ट ई स्टेट के 300 मेंबर को बुलाया जाता था, सेकंड ई स्टेट के 300 मेंबर को बुलाया जाता था, और थर्ड ई स्टेट के 600 मेंबर को बुलाया जाता था जब भी कोई मीटिंग होती थी किंग के साथ किसी भी डिसीजन पे। उसके बाद देखो ये तो हो गया कि मेंबर कितने आए कितने गए। अब वोटिंग सिस्टम क्या होता था उस टाइम का वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। आपके माइंड में आएगा कि कोई भी अगर डिसीजन होना होगा और अगर वोटिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट ई स्टेट के 300 लोग हैं, सेकंड ई स्टेट के 300 लोग हैं, लेकिन थर्ड ई स्टेट के 600 लोग हैं, तो 600 लोग ज़्यादा है, तो कोई भी अगर वोटिंग करेंगे तो थर्ड ई स्टेट के फेवर में वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि थर्ड ई स्टेट के मेंबर ज़्यादा है, तो वोटिंग अगर ये सभी लोग करेंगे तो इनके फेवर में बात आएगी। आपको ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी में यहाँ का वोटिंग सिस्टम वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। यहाँ का वोटिंग सिस्टम कुछ डिफरेंट है। क्या है वो हम देखते हैं। वोटिंग सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन वन ई स्टेट वन वोट, वन ई स्टेट, रिमेंबर दिस, वन ई स्टेट वन वोट, नॉट वन पर्सन वन वोट। मतलब फ्रांस के अंदर जो आपका उस टाइम पे वोटिंग सिस्टम था वो कैसा था आपका, वो आपका वन पर्सन वन वोट सिस्टम नहीं था, जो कि आज के टाइम पे कि एक पर्सन एक वोट देगा और उसे एक वोट काउंट किया जाएगा, जैसे आज के टाइम पे होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के अंदर, ठीक है। बल्कि वहाँ का वोटिंग सिस्टम था वन ई स्टेट वन वोट, ये वोटिंग सिस्टम था। अब इस वोटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि फर्स्ट ई स्टेट के अंदर भले ही 300 मेंबर हो, फर्स्ट ई स्टेट के भले ही अंदर 300 मेंबर हो, लेकिन फर्स्ट ई स्टेट जो बात कहेंगे ना उस पूरे को एक ही काउंट किया जाएगा, एक वोट काउंट किया जाएगा। मतलब ये फर्स्ट ई स्टेट के अंदर 300 मेंबर हैं, तो 300 मेंबर अगर वोट देंगे तो उनको 300 अलग अलग स्टेट नहीं गिना जाएगा, बल्कि फर्स्ट ई स्टेट के अंदर भले ही 300 मेंबर हो, लेकिन है तो ये एक ही स्टेट ना, पूरा मिला के, ये पूरा मिला के है तो एक ही स्टेट, तो पूरे एक स्टेट का एक वोट माना जाता है। यहाँ पे भी पूरे एक स्टेट का एक वोट माना जाता है, और यहाँ पे भी एक स्टेट का एक वोट माना जाता है। मतलब फर्स्ट ई स्टेट का पूरा एक वोट माना जाएगा, सेकंड ई स्टेट का पूरा एक वोट माना जाएगा, और थर्ड स्टेट का भी पूरा एक वोट माना जाएगा, भले उसके अंदर मेंबर कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका वोटिंग सिस्टम था, जो कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ का वोटिंग सिस्टम वन ई स्टेट वन वोट था, ना कि वन पर्सन वन वोट। जिसका मतलब ये है कि फर्स्ट ई स्टेट में मेंबर कितने भी हो लेकिन इनका पूरा वोट एक ही काउंट होगा, सेकंड ई स्टेट में भी कितने ही मेंबर हो लेकिन इनका पूरा एक ही वोट काउंट होगा, और थर्ड ई स्टेट में भी कितने मेंबर हो फर्क नहीं पड़ता, पूरा एक ही वोट काउंट होगा इनका। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ वोटिंग सिस्टम थे फ्रांस के अंदर उस टाइम पे। लेकिन अब जो थर्ड ई स्टेट है उसके बारे में क्या बोलता है कि इन थर्ड ई स्टेट ऑल पर्सन वर एजुकेटेड एंड बिलोंग्स टू मिडिल क्लास। लेकिन भैया अब ये सिस्टम नहीं चलेगा कि आप एक पर्सन एक वोट नहीं करोगे और वन ई स्टेट वन वोट करोगे और मिडिल क्लास लोग मान जाएंगे। मिडिल क्लास के लोग नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड ई स्टेट के अंदर सारे के सारे मिडिल क्लास लोग हैं, एंड मिडिल क्लास सारे के सारे क्या हैं, आपके एजुकेटेड हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो थर्ड ई स्टेट के लोग एजुकेटेड थे क्योंकि उसके अंदर सारे मिडिल क्लास थे, अब तो इसलिए वो इस सिस्टम को नहीं मानते। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सो द मेंबर ऑफ थर्ड ई स्टेट डिमांडेड दैट नाउ वोटिंग शुड बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ वन पर्सन वन वोट विच वॉज फॉरवर्डेड बाय फिलोसफर लाइक रोसू इन बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है कि थर्ड स्टेट के अंदर जो मिडिल क्लास के लोग थे क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, तो इसलिए उन्होंने डिमांड किया क्या कि हम वन ई स्टेट वन वोट को रिजेक्ट करते हैं, हम इसे नहीं मानेंगे क्योंकि ये सही तरीका नहीं है किसी भी कंट्री के अंदर वोट करने का, बल्कि सही तरीका है वन पर्सन वन वोट। वन पर्सन वन वोट के द्वारा ही वोटिंग की जानी चाहिए, हम उसी के बेस पे वोटिंग करेंगे ताकि 300 मेंबर के अगर वोटिंग करें तो एक एक मेंबर का एक एक वोट काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेट में एक नहीं 300 वोट होंगे, इस तरह से सेकंड स्टेट के अंदर 300, तो टोटल इस तरह से मेंबर वाइज मेंबर वोटिंग होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनके माइंड में ये आइडिया कहाँ से आया, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने काफ़ी फिलोसफर की बुक्स वगैरह पढ़ी हुई थी और वहीं से इनको आइडिया आया। तो उसी में से आपके एक फिलोसफर थे रूसोज, तो उनकी जो बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ये बात लिखी हुई थी, जो वोटिंग सिस्टम होता है वो आपका वन पर्सन वन वोट होता है। वहीं से इनके माइंड में आइडिया आया कि हमारा जो वोटिंग सिस्टम है वो वन ई स्टेट वन वोट ना हो के वन पर्सन वन वोट हो, जिसकी डिमांड इन्होंने इस मीटिंग के अंदर की थी इन फ्रंट ऑफ किंग लुईस 16। ये आपको ध्यान रखना।
अब जब किंग के सामने ये प्रपोजल रखते हैं कि 1 ईस्टेट 1 वोट ना करके 1% 1 वोट किया जाए, तो किंग का क्या रिएक्शन रहता है वो हम देख लेते हैं। तो किंग कहता है द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल आफ्टर विच ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वॉकड फ्रॉम असेंबली टू प्रोटेस्ट। ठीक है, अब किंग ने रिजेक्ट कर दिया इन प्रपोजल को। थर्ड मेंबर ने कहा कि भाई 1 स्टेट 1 वोट नहीं होगा, 1% 1 वोट होगा। किंग ने क्या किया, किंग ने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा 1 स्टेट 1 वोट ही होगा, 1% 1 वोट नहीं होगा। जिसके बाद क्या हो गया, जिसके बाद थर्ड स्टेट के लोग यानी कि मिडिल क्लास के लोग गुस्से में आ गए और वो वॉकड फ्रॉम असेंबली टू प्रोटेस्ट, और वो उस मीटिंग से, उस असेंबली से बाहर चले गए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया अगेंस्ट किंग लुई 16। उसके बाद क्या हुआ, ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडो टेनिस इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल्स। ठीक है, ये सारे के सारे लोग जो मिडिल क्लास के लोग थे वो सारे के सारे क्या हो गए, उस असेंबली से बाहर चले गए, और बाहर जाने के बाद 20 जून को वो क्या हुए, वो इकट्ठा हुए कहाँ, हॉल ऑफ इंडोर इन टेनिस ऑफ द ग्राउंड ऑफ वर्साइल्स। देखो वर्साइल्स हमने इस क्लास की फर्स्ट वीडियो में बताया था, पैलेस ऑफ वर्साइल्स द प्लेस जहाँ पे किंग लुई 16 रहा करता था, बहुत बड़ा महल आपका। ठीक है, तो उसी पैलेस ऑफ वर्साइल के अंदर आपका एक ग्राउंड था जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा आपका इंडोर टेनिस था। क्या था आपका, एक आपका इंडोर टेनिस था। तो वो जो आपका इंडोर टेनिस था ना, ये आपका एक प्ले ग्राउंड था जहाँ पे रॉयल लोग आगे खेला करते थे। तो ग्राउंड ऑफ वर्साइल्स के इंडोर टेनिस के अंदर ही ये सारे के सारे मिडिल क्लास लोग आके इकट्ठे हो गए 20 जून को, और वहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। देखो ये प्रोटेस्ट आपका स्टार्ट हुआ 5 में 1789 को जब ये मीटिंग हुई थी, और उसके बाद भी 20 जून प्रोटेस्ट आपका चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज एन नेशनल असेंबली। दे डिक्लेयर, किन्होंने डिक्लेयर किया, दे यहाँ पे दे का मतलब है जो आपके थर्ड स्टेट के जो लोग थे ना, जो आपके मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, तो दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज एन नेशनल असेंबली। तो 20 जून को क्या हुआ, ये सारे के सारे यानी कि मिडिल क्लास के लोग सारे के सारे आपके टेनिस, इंडोर टेनिस के अंदर पहुंचे, जो कि पैलेस ऑफ वर्साइल का एक पार्ट है। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर लिया, एक नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। अब नेशनल असेंबली क्या होता है बेसिकली, जैसे आपका इंडियन गवर्नमेंट के अंदर 2 हाउस है ना, पार्लियामेंट्री हाउस, एक आपका लोकसभा, एक आपका राज्यसभा है, जिसमें से लोकसभा आपका लोअर हाउस है और राज्यसभा आपका अपर हाउस है। तो बेसिकली जो आपका ये नेशनल असेंबली है ना, आज के टाइम में फ्रांस का ही एक लोअर हाउस है। तो फ्रांस का जो लोअर हाउस है उसी को हम नेशनल असेंबली कहते हैं। जैसे इंडिया का लोअर हाउस लोकसभा है, उसी तरह से फ्रांस का लोअर हाउस नेशनल असेंबली है। तो फ्रांस के लोगों ने उस दिन अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, और उन्होंने कसम खाई एंड स्वेयर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने कसम खाई कि वो सब के सब अलग तब तक नहीं होंगे जब तक कि वो एक ऐसा संविधान अपनी कंट्री के लिए, एक ऐसा कानून अपनी कंट्री के लिए ना बना दे फॉर दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, जो कि क्या करे, मोनार्क के पावर को लिमिट करे। मोनार्क मतलब जो किंग लुई 16 राजा था उसके पावर को क्या करते, लिमिटेड करते। मतलब किंग लुईस का जो जब मन करता है, जो मन करता है वो करने लग जाता है। तो इसलिए ये सारे लोग क्या होते हैं, कसम खाते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करते हैं, और कसम खाते हैं कि हम जब तक अलग नहीं होंगे तब तक कि हम ऐसा एक संविधान ना बना दे अपने देश के लिए जो किंग लुई 16 को पावर को क्या कर दे, लिमिटेड कर दे, और उसके जो वो उसका जो मन करता है ना, जब मर्जी जब जो करने लग जाता है वो ऐसा ना करे, बल्कि उस संविधान के अकॉर्डिंग ही वो चले। ये कसम खाते हैं वो लोग। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, वो नेशनल असेंबली बनने के बाद संविधान बना पाते हैं या नहीं बना पाते, वो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। सो लेट्स सी। तो देखो अभी तक हमने ये देख लिया कि किस तरह से किंग लुई 16 जो है वो सभी 3 स्टेट के जनरल को मीटिंग के लिए बुलाता है और उस मीटिंग में अपना प्रस्ताव रखता है, जो कि मीटिंग आपका 5 में 1789 को होता है। और हाँ, एक चीज़ आप और ध्यान रखना कि जो 5 में 1789 को मीटिंग होता है ना, तो उसी दिन आपका रिवॉल्यूशन चालू होता है। थर्ड स्टेट के लोग वॉकआउट कर जाते हैं आपका असेंबली से जब मीटिंग होती है, तो इसी दिन आपका क्या होता है, रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द डेट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हेन वाज स्टार्टिंग, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, उसकी डेट क्या है वो बताओ, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली स्टार्टेड ऑन 5 मई 1789। तो 5 मई 1789 को आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि जब थर्ड स्टेट के सभी लोग उस मीटिंग से बाहर आ जाते हैं, तो आपके 20 जुलाई को कहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, आपका टेनिस कोर्ट के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। स्पोर्ट जो एरिया है जो वर्साइल्स का, वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, और वहाँ पे वो कसम खाते हैं कि वो जब तक अलग नहीं होंगे तब तक कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ना बना दे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है वो हम देखते हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन बना पाते हैं या कैसे बनाते हैं या क्या करते हैं नहीं करते हैं, वो कहानी हम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है दे ऑल वर लीड बाय मीराबाऊ हु बिलोंग्स टू नोबल फैमिली एंड आबू सीजे हु बिलोंग्स टू कलरगी फैमिली एज ही वाज ए प्रिस्ट। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या कहता है, वो सभी के सभी लोग जो आपके कोर्ट के अंदर इकट्ठे हुए थे ना, जो टेनिस के इलाके के अंदर इकट्ठे होते वर्साइल्स के अंदर, वो सभी के सभी ना किसके उधर लीड किए जाते थे, मतलब उन सभी का जो लीडर था, एक तरह से लीडर कह सकते हो या फिर मुखिया कह सकते हो, तो उन सभी का जो लीडर था वो एक मीराबाऊ था। मीराबाऊ
जो कि आपका कौन है, ये आपका एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। देखो हालांकि है ये थर्ड स्टेट के लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों को भी सपोर्ट नोबल फैमिली से और कलरगी फैमिली के कुछ लोग दे रहे थे, जैसे नोबल फैमिली से मीरा ब्यू दे रहे थे सपोर्ट और वही इनके लीडर बने थे, ठीक है। एंड अबू सीजे वो बिलोंग्स टू कलरगी फैमिली, अबू सीजे आपके कलरगी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं। वो क्यों बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो आपके क्या थे, एक प्रिस्ट थे, यानी कि एक फादर थे, एक पुजारी थे चर्च के। ये आपको ध्यान रखना, मतलब थर्ड स्टेट के जो लोग हैं उनको फर्स्ट और सेकंड स्टेट के भी कुछ लोगों के, गिने चुने लोगों के सपोर्ट मिल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि मीरा भाऊ एंड आबिद सीजे का क्या रोल था इस पूरे रिवॉल्यूशन के अंदर। तो क्या कहता है, मीरा भाऊ डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्साइल्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना कि वर्साइल्स के अंदर जो आपका टेनिस कोर्ट का जो इलाका था, रॉयल स्पोर्ट का जो इलाका था, वहां पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं और ओथ लेते हैं कि वो अलग नहीं होंगे कब तक, जब तक कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले। तो वहाँ पे कई सारे स्पीचेस क्या करता है, मीरा भाऊ देता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मीरा भाऊ का बहुत बड़ा रोल है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में फ्रांस का, जब वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं तब, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑन अदर हैंड आबिद सीजेस रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज थर्ड स्टेट। और वहीं दूसरे तरफ पे जो आबिद सीजे हैं, जो आपके कहाँ गए, जो आपके कलरगी फैमिली से यानी कि थर्ड स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने आपका एक पैम्पलेट लिखा, ठीक है, इस तरह का पैम्पलेट लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस पैम्पलेट का क्या नाम है आपका, इस पैम्पलेट का नाम है आपका व्हाट इज थर्ड स्टेट, जिसके अंदर उन्होंने काफी सारी बातें लिखी हुई थी, ठीक है, उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, व्हाइल नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साइल्स। नेशनल असेंबली मतलब वही जो फैमिली थी ना आपकी मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो थे आपके नेशनल असेंबली, जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था। तो थर्ड स्टेट के लोग यानी कि नेशनल असेंबली के लोग जितने भी थे वो सारे आपके बिजी थे, किसमें बिजी, व्हाइल नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साइल। जब वो नेशनल असेंबली वर्साइल में बिजी थे फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो वहीं पे फ्रांस के अंदर जो बाकी के लोग थे, तो द रेस्ट ऑफ द फ्रांस वाज फेसिंग द विंटर सीजन। बाकी फ्रांस के जो लोग थे वो सारे के सारे विंटर सीजन को फेस कर रहे थे। तो आपके माइंड में विंटर सीजन को फेस करना कौन सी बड़ी बात है, तो होता ही है। लेकिन उस विंटर सीजन का एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था फ्रांस के ऊपर। क्या पड़ रहा था कि ऑल हार्वेस्ट वर वेस्टेड ड्यू टू विच प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, ठीक है। अब भाई देखो इतनी कड़ाके की सर्दी की मौसम हो रही थी, जिसकी वजह से वहाँ के जो फसल थे, वहाँ का जो हार्वेस्ट था वो सारा खराब हो रहा था, खेती सही से हो नहीं पा रही थी। और जो पहले से ही मार्केट के अंदर जो आपके ब्रेड थे यानी कि जो आपकी रोटी थी, खाने की फूड थे, उनका प्राइस क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ये चीज़ हमने पहले भी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में यानी कि इस चैप्टर का जो वीडियो का पार्ट फर्स्ट था उसमें ही बताया हुआ था हमने कि किस तरह से वहाँ के लोग आपके प्राइस बढ़ने की वजह से परेशान थे। तो प्राइस बढ़ने का रीज़न ही यही है कि भाई मार्केट के अंदर ना जो हार्वेस्ट है वो नया हार्वेस्ट हो नहीं रहा, क्योंकि ठंड का मौसम है, उससे हार्वेस्ट खराब हो रहा है। और जो मार्केट के अंदर पहले से ही रोटी है या फिर फूड है उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से जो गरीब लोग हैं वो खाना खरीद नहीं पा रहे फ्रांस के। तो इससे भी लोग इरिटेटेड थे, ये भी हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो क्योंकि प्राइस बढ़ रहा था ब्रेड का, तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ के जितने भी बेकर्स थे, बेकर्स मतलब जो ये सामान आपके बेचते हैं ब्रेड वगैरह वो, तो बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज, ठीक है। तो बेकर्स इसका फायदा उठा रहे थे। कैसे उठा रहे थे कि उन्होंने पूरा इस सिचुएशन का बहुत बड़ा फायदा उठाया। कैसे फायदा उठाया कि उन्होंने जितने भी उनके पास सप्लाईज थे ना, जितने भी उनके पास बचा कुचा फूड था, रोटी था, उन्होंने सब क्या कर लिया, वो अपने पास जमा कर लिया, जमा करके रख लिया, ताकि वो महंगे प्राइस में उसे बेच सकें। जो भी महंगा प्राइस देगा वो उसी को दिया करते थे। और उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन अ लॉन्ग क्यू एट द बेकरी क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स, ठीक है। और देखो कुछ शॉप की दुकानों पे हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोग रोटी खरीदने के लिए काफ़ी भीड़ में इकट्ठे हो गए थे, और भीड़ में इकट्ठे होने की वजह से लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा था। और लाइन में लगने की वजह से वहाँ पे जो लोग थे या फिर उन लोगों में से एक महिला थी, उन्होंने क्या करना चालू कर दिया था, वहाँ के आसपास की जो बेकरी थे उन पर आक्रमण करना, उन पर ढावा बोलना चालू कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है गुस्से से कि भाई एक तो हमें इतना महंगा खाना मिल रहा है, ऊपर से हमें इतना इंतजार करना पड़ रहा है, इतना भीड़ भड़ाका है, तो इसलिए गुस्से में जैसा इंसान होने जाता पागल सा, तो वैसे ही हो कि उन्होंने आक्रमण करना ही चालू कर दिया, किसके ऊपर, बेकरी के ऊपर ही। तो एट द सेम टाइम, उसी टाइम क्या हुआ, किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। अब देखो ये अगर आपको सेंटेंस पढ़ रहे हो, अगर आप सारी वीडियोस एक साथ देख रहे हो तो आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में मैंने यही कुछ ऐसा पॉइंट था जब हुआ था कब, 14 जुलाई 1789 को, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस के अंदर जो वहाँ का किंग है वो क्या करता है, ट्रूप्स को भेजता है देखने के लिए। तो वही सेम दिन यहाँ पे आ गया। देखो हमने 14 जुलाई 1789 से पहले स्टार्ट किया था, फिर उससे पीछे आए हम कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वही होते होते पढ़ते पढ़ते हम इस टाइम पे आ चुके हैं। कब आ चुके हैं, 14 जुलाई 1789 को, कि जब
किंग लुई 16 ट्रूप्स को भेजता है पेरिस के अंदर। उस दिन पे हम वापस आ चुके हैं जहाँ पे हमने चैप्टर पहले स्टार्ट किया था। एट द सेम टाइम किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। उसी टाइम पे क्या करता है, किंग ऑर्डर करता है अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को कि जाओ पेरिस में, देखो सब कुछ ठीक तो है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, इतना लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है। तो आफ्टर विच ऑन 14 जुलाई 1789, वही डेट आ गया आपका, ठीक है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का। आफ्टर विच ऑन 14 जुलाई 1789 द क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल। जिसके बाद क्या हुआ था, 14 जुलाई 1789 को सभी लोगों ने अपना एक आर्म बना लिया था और उन्होंने क्या कर दिया था, वहाँ का जो फेमस जेल था बेस्टाइल, उस बेस्टाइल जेल पर आक्रमण किया, वहाँ का जो कमांडर था उसे मार दिया, ठीक है, और बेस्टाइल जेल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तहस नहस करके रख दिया था 14 जुलाई 1789 को। ये बात हम पहले ही देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो इन फियर पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सीज्ड हॉर्स एंड पिचफॉक्स, देन अटैक्ड चिटॉक्स वेयर जनरली रिच एंड फैमिली ऑफ नोबल लिव, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब सभी लोगों ने वहाँ के बेस्टाइल जेल को खत्म कर दिया, तो उसके बाद वहाँ के जो किसान थे आपके उस पूरे फ्रांस के जो किसान थे, उन्होंने क्या किया, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट पे, मतलब फ्रांस के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पर आक्रमण करना चालू कर दिया। किससे आक्रमण करना चालू किया, हॉर्स एंड पिचफॉक से। किसानों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे उनकी खेती के अंदर, तो इसी हॉर्स एंड पिचफॉक से लोगों ने आक्रमण करना चालू कर दिया, किसानों ने आक्रमण करना चालू कर दिया लोगों के ऊपर। किन लोगों के ऊपर, अटैक्ड चिटॉक्स। चिटॉक्स आपका फ्रांस के अंदर एक जगह है जहाँ पे ज़्यादातर किंग या फिर अमीर लोग या फिर नोबल फैमिली के लोग रहा करते हैं, तो उसी चिटॉक्स में उन्होंने आक्रमण करना चालू कर दिया। वेयर जनरली रिच एंड फैमिली ऑफ नोबल लिव, जहाँ पे आपके नोबल की फैमिली या फिर अमीर लोग रहा करते हैं, वहाँ पे आक्रमण करना इन्होंने चालू कर दिया। किन्होंने, पीजेंट्स ने, ये आपको ध्यान रखना है। और आक्रमण करने के बाद पीजेंट्स लूटेड द ग्रेन, बर्न डाउन डॉक्यूमेंट, ड्यू टू विच ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लैड फ्रॉम देयर होम्स माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्री, ठीक है। अब जैसे पीजेंट ने उस चिटॉक्स पर आक्रमण करना चालू किया, यानी कि अमीर लोगों के घर पे आक्रमण करना चालू किया, तो डर के मारे वहाँ के आपके जितने भी अमीर लोग थे ना, वो सारे के सारे जितने भी नोबल्स थे, वो सारे के सारे भागने चालू हो गए। कहाँ, मतलब वो अपना घर छोड़ के कहीं और भाग रहे थे, कुछ दूसरे देशों में भागने लग रहे थे, ऐसे भागना उन्होंने चालू कर दिया। और पीजेंट्स ने उनके घर में घुस के सारा का सारा सामान उनका लूट लिया, सारा का सारा फूड उनका लूट लिया, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पहले से फूड था नहीं, जो था वो हार्वेस्ट से खराब हो रहा था और महंगा भी हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने वहाँ के उनके घर में रखे फूड्स, ग्रेन्स को लूट लिया, और उनके पास जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, किनके पास, नोबल्स के पास, उनके घर में जो भी डॉक्यूमेंट थे सब जला के राख कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है फाइनली किंग लुई 16 एक्सेप्टेड द नेशनल असेंबली विच वॉज मेड बाय थर्ड ईस्ट स्टेट, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर ये कहता है कि जब किंग लुई 16 ने देखा ना कि जो आपके थर्ड ईस्ट स्टेट के जो मेंबर हैं, यानी कि जो आपके मिडिल क्लास के लोग हैं, वो इतने ज़्यादा तोड़फोड़ कर रहे हैं, तबाही कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, और वो मान के ही रहेंगे जब तक उनकी बात को ना माना जाए। तो फाइनली किंग लुई 16 ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया नेशनल असेंबली, जो कि किनके द्वारा बनाया गया था, थर्ड ईस्ट स्टेट के लोग के द्वारा, यानी कि थर्ड ईस्ट स्टेट के जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके द्वारा जो नेशनल असेंबली बनाया गया था, उसको किंग ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया ताकि ज़्यादा बवाल ना बढ़े। विच वॉज मेड बाय थर्ड स्टेट, और वो नेशनल असेंबली आपका थर्ड स्टेट के द्वारा ही बनाया गया था, ये तो पता ही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अब देखो अगले दिन क्या होता है, एक डेट को, ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, रात है 4 अगस्त 1789 की, इस डेट को, रात को क्या होता है, द असेंबली पास्ड ए डेक्री, ठीक है, अबोलाइजिंग द फेडरल सिस्टम एंड टैक्स सिस्टम, ठीक। तो देखो क्या होता है, किंग लुई 16 जैसे कि आपको पता है नेशनल असेंबली एक्सेप्ट कर लेता है थर्ड स्टेट की, यानी कि मिडिल मैन लोगों की। तो उसके बाद मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, यानी जिन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी, उन्होंने 4 अगस्त 1789 को एक रूल पास किया, क्या, कि सभी के सभी उन्होंने फेडरल सिस्टम, जो कि आपका फेडरलाइजेशन हो रहा था, अगर आपको याद हो तो फेडरल सिस्टम क्या है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ फ्रांस के अंदर जो भी आपका फेडरल सिस्टम चल रहा था वो, और जो टैक्स सिस्टम था, टैक्स सिस्टम जो दो टैक्स देना है और थर्ड स्टेट को देना है, ये टैक्स सिस्टम और ये फेडरल सिस्टम उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ तक तो हमने ये देख लिया कि कैसे आपके थर्ड स्टेट में जो आपके मिडिल फैमिली हैं वो एक हीरो की तरह बन के सामने आते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, जिसके बाद किंग हार मान लेता है और वो नेशनल असेंबली जो कि थर्ड स्टेट के मिडिल मैन के द्वारा बनाई गई है, उस नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लेता है। और जब नेशनल असेंबली एक्सेप्ट होती है तो अपना काम करना चालू करती है, जिसमें उन्होंने सबसे पहला काम ये किया है कि उन्होंने एक रूल पास कर दिया जिसके अंदर फेडरल सिस्टम को खत्म कर दिया गया है फ्रांस से, और साथ साथ उस घटिया से टैक्स सिस्टम को भी हटा दिया गया है। तो देखो अब हम ये देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि इस चैप्टर का पार्ट
फिफ्थ होगा, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो इन्होंने नेशनल असेंबली बनी है, नेशनल असेंबली बनने के बाद क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? अब किंग के पास कौन सी पावर होगी, कौन सी पावर नहीं होगी, वो हम देखेंगे। पूरा जो फ्रांस का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ के लोग चैन से जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे वो हम देखेंगे। तो अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर करना बाकी हैं। सो इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 5 में। जब तक कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।